अगला हमारा हार्मोन है कॉर्टिकल हार्मोन। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये एक्टिव रहता है तमाम वक्त, और ख़ासकर शॉक, जैसे कोई हमें धचका लगा है, कोई जज्बाती असर हुआ है हमारे बॉडी में, या जब हम स्ट्रेस में हैं, हम परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर। इसके अलावा भी और तरह की स्ट्रेस होती हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में कहीं इन्फेक्शन हो गया तो उस सूरत में ये हार्मोन हमारी बॉडी को तैयार करते हैं। कॉर्टिसोल जो है कॉर्टिकल हार्मोन्स की एक किस्म है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, स्ट्रेस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, यानी ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है और ये ग्लूकोज के लेवल को एनहेंस करता है बाय इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन। तो प्रोटीन की प्रोडक्शन को एनहेंस करके ग्लूकोज जो है उसके मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा देता है। तो ये एंटागोनाइज करता है एक्शन ऑफ इंसुलिन। जिस तरह से इंसुलिन खून में ग्लूकोज को बढ़ा देती है और उसको मेंटेन रखती है नॉर्मल रेंज में, और अगर इंसुलिन नहीं होगी तो उसको ग्लूकोज को जो मैंने कहा कि ग्लूकोज जो है उसको खून में नॉर्मल रखती है और उसको सेल्स तक पहुंचाती है इंसुलिन। तो जो कॉर्टिसोल है ये भी एक ऐसा हार्मोन है जो कि एंटागोनाइज, यानी कि इंसुलिन के काम के जैसे ही जो है ये एंटागोनिस्टिक हो जाता है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो ये इंसुलिन के उलट काम करता है जैसे ग्लूकागॉन है। इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉन ये जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। अब इसका क्या मतलब है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होगा और मिनरल्स के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इन्वॉल्व होगा। तो ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। ये मिनरल्स के बैलेंस को भी रेगुलेट, यानी मुसलसल चेक एंड बैलेंस करता रहता है कि कहाँ कौन से आयन ज़्यादा है, कहाँ कौन से आयन कम है। एल्डोस्टेरॉन ये प्रिंसिपली मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये कंजर्व करता है लेवल्स ऑफ सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस, इसके अलावा इलेक्ट्रिक इम्पल्स वगैरह के लिए जो सोडियम आयन है हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये किडनी ट्यूब्यूल से उसके लॉस को भी रोकता है ताकि एक्सेसिव सोडियम को ज़ाया होने से बचाया जा सके। Destruction of adrenal cortex such as occurs in Addison's disease will lead to general metabolic disturbance, in particular weakness of muscle action and loss of salt। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स पर किसी वजह से भी डैमेज इतना हो जाता है तो वो हार्मोन्स नॉर्मल मिकदार में नहीं बना पाएगा, और अगर नॉर्मल मिकदार में हार्मोन नहीं बन रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उसका नतीजा किसी बीमारी की सूरत में सामने आएगा, जैसे यहाँ एडिसन्स डिजीज़ है। तो सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसने जितने भी हार्मोन रिलीज़ किए हैं वो सारे के सारे या तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं, आप देख रहे हैं जो एड्रीनल ग्लैंड से बन रहे हैं, या वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं। अच्छा, इसके नतीजे में प्रोटीन भी कहीं सिंथेसाइज हो रही होती है, तो मसल्स की स्पेशली जो प्रोटीन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो मसल एक्शन जो है वो भी वीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की रिजॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाती किडनी के थ्रू, तो ये सारे सॉल्ट जो है ये यूरिन के साथ ज़ाया भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कि ठंड का एहसास होना वगैरह, ये भी जो है इसका भी असर जो है नहीं हो पाता, और एक इंसान जो है वो ठंड के मुताबिक अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो मेंटेन नहीं कर पाता, जो कि उसके कोलैप्स होने और उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। द रिवर्स ऑफ दिस इज़ फाउंड इन कुशिंग्स डिजीज़। जी, अगर तो ये एक्सेसिव हार्मोन पैदा करने लग गया है, जिसकी वजह क्या होगी कि हाइपर एक्टिव हो गए हैं एड्रीनल ग्लैंड और वो कॉर्टिकल हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बना रहा है, तो अब क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो जाएगी, मसल्स भी वीक हो जाएंगी। अगेन मिनरल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, मिनरल्स की डेपोजिशन बोन्स पे नहीं होगी, बोन्स जो है वो वीक पड़ती चली जाएंगी। इसके अलावा जो शुगर है, हमने अभी पढ़ा कि एंटागोनाइज करता है एक हार्मोन इनका कॉर्टिसोल इंसुलिन के उलट, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ हो सकती है। एंड्रोजन्स जो है ये सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स जो है पैदा करते हैं, जैसे मैंने आपको भी कहा था कि मैं एंड्रोजन्स के बारे में आगे बात करूंगी। तो एंड्रोजन्स के बारे में अगर आपको 2 नंबर का सवाल आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एंड्रोजन हार्मोन्स, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, तो आपने यहाँ से उसको कोट करना है। तो ये मेल करेक्टरिस्टिक्स को पैदा करता है, बहुत छोटे से अमाउंट्स में ये सिक्रीट होता है, दोनों किस्म की सेक्सेस में, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, क्योंकि दोनों में ही एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है, दोनों के ही एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टेक्स भी रखते हैं और मेड्यूला भी रखते हैं। लेकिन अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स फीमेल के केस में उसके ऊपर अगर कोई ट्यूमर बन गया है, ट्यूमर का आपको मतलब पता है कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, जो कि अपना फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये एक्सेस एंड्रोजन्स बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फीमेल में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रेयर है।
अब गट, हमारी गट जो है आपको पता है कि वो लंबी सी एक ट्यूब है जो कि जिसमें से खुराक गुजरती है। इसके बहुत सारे हिस्से हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ की ही बात करेंगे। इस गट से दो इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन्स हैं उनका तस्करा किया गया है, एक है गैस्ट्रिन और एक है सिक्रीटिन। पहले तो गट के बारे में नहीं मालूम था कि ये भी हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है। तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है ये म्यूकोजा से सिक्रीट होता है, म्यूकोजा लाइनिंग होती है। इट इज़ वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द गट रीजन, पाइलोरिक रीजन के पास स्टमक के अंदर। तो ये वहाँ से सिक्रीट करता है और इसकी वजह से मैदा इस काबिल होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस बनाता है। गैस्ट्रिक जूस में आपको पता है कि एंजाइम शामिल होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है। तो जब कभी आप ऐसी खुराक खाएं जिसमें आप प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि मीट वगैरह है, जैसे कि ज़्यादा एग्स वगैरह की तादाद आपने ले ली है, तो ज़ाहिरी बात है कि आपके स्टमक में इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी प्रोटीन फूड जो है वो इसको इन्हेंस करता है, इसके रिलीज़ को, और पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगी ये आपके स्टमक के अंदर। इसके बाद जो अगला हार्मोन है वो है सिक्रेटिन। ये ड्यूडीनम, यानी कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडीनम, जेजोनम, इलियम। उसमें जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ड्यूडीनम, उससे रिलीज़ होता है। जब एसिडिक फूड जो है वो टच करता है इसकी लाइनिंग को, तो ये इस इफेक्ट करता है पेंक्रियास को, जिसकी वजह से पेंक्रियाटिक जूस जो है वो बनता है। पेंक्रियाटिक जूस का भी आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें भी एंजाइम्स वगैरह और इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करता है बाइल प्रोडक्शन को। आपको पता है कि बाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रतूबत है जो कि हमारा लीवर पैदा करता है। लीवर हमारी बॉडी में एक ही ऐसा बड़ा ऑर्गन है जो कि ग्लाइकोजन, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। ये डीएमिनेशन भी करता है हमारे अमाइनो एसिड्स की, और ये बाइल प्रोडक्शन भी बहुत करता है। तो बाइल प्रोडक्शन जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में सेव होती रहती है और फिर थोड़ा रफ्ता रफ्ता जो है वो आ जाती है। तो ड्यूडीनम जो है क्योंकि फूड जब स्टमक से होकर ड्यूडीनम में आता है तो उस वक्त उसकी पीएच थोड़ी सी चेंज होती है, थोड़ी सी एसिडिटी उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि HCl आपको पता है कि जो तेज़ाब है वो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें शामिल एक हिस्सा है, तो वो भी बनता है। गोनेड्स, बिल्कुल सही बात है। गोनेड्स आपको पता है कि मेल में जो है वो टेस्टिस हैं, फीमेल में जो है वो ओवरीज़ हैं, पेयर की फॉर्म में है। अब ओवरीज़ जो हैं वो फीमेल में काम करेंगी तो ये रिप्रोडक्टिव ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करेंगी जिसे प्रेगनेंसी, जिसे रिप्रोडक्शन के जो मामलात हैं वो हो। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन है, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो बनना शुरू हो जाए, डेवलप होना शुरू हो जाए इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरीज से कुछ स्पीशीज़ के अंदर भी। इसके अलावा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर जो है ये काम करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सेंड करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में पैदा करता है। मिसाल के तौर पर यूट्रस की वॉल जो है ये थिक हो जाती है ताकि वो फ्यूचर में प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो को होल्ड कर सके। फिर कुछ जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, रैट्स, कैट, डॉग, इनमें एस्ट्रस साइकिल है तो ये उसको चेक एंड बैलेंस में रखता है। इसी तरह फीमेल जो ह्यूमंस हैं इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है वो 28 दिनों के एक मखसूस साइक्लिक फिनोमिनन से गुजरती है ताकि रिप्रोड्यूस होने के काबिल हो जाती है बलूगत के बाद एक फ़ीमेल। इसके अलावा लूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये भी आपको पता है कि पिट्यूटरी के रिलीज़ होने वाले बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं इन बोथ केसेस मेल एंड फीमेल। तो इसमें आप देखते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन सम ऑफ द सेल्स ऑफ यूट्राइन वॉल बिकम ग्लैंडुलर एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस व्हिच आर टेकन अप बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट हो रही होती है और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रेग्नेंट होती है तो एस्ट्रोजन जो है वो कॉज करता है यूट्रस की वॉल को कि वो रतूबतें पैदा करे। ये वो रतूबतें होती हैं जिनमें प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन्स एम्ब्रियो को इब्तदाई डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए चाहिए होती हैं। उसके बाद अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एम्बिलाइकल कॉर्ड बन जाती है, प्लेसेंटा बन जाता है, फिर मदर जो कुछ खाती है उसका हिस्सा ब्लड सप्लाई के थ्रू बेबी को जाता है, ऑक्सीजन भी जाती है, और बेबी के जिस्म में बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मदर की बॉडी के थ्रू ही रिमूव हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन्स फॉर वन रीज़न और अनदर लीड्स इन द यंग ऑफ फेलियर टू मैच्योर सेक्सुअली एंड स्टेरिलिटी इन द एडल्ट। अब अगर इनमें से कोई हार्मोन जो है वो नहीं बन रहा तो ज़ाहिरी बात है कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्टर्ब करेगा, जो गोनेड्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करेगा, और जो साइक्लिक फिनोमेना चल रहा है जिसमें एग प्रोडक्शन होती है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। ऐसे मामले में जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर नहीं हो पाएगी सेक्सुअली, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जब वो बालिग हो जाएगी।
प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। ये रप्चर्ड फॉलिकल्स के बाद जो कि ग्लैंडुलर एक स्ट्रक्चर येलो सा बनता है जिसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं, उससे बनता है। इसकी फर्दर सिक्रीशन जो है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू जो है वो रोकी भी जाती है। इनमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो कि इन हार्मोन्स को कम या ज़्यादा सिक्रीट कराता है। जब तक कि प्रेगनेंसी चल रही होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता रहता है। तो जब प्रेगनेंसी हो रही है तो यहाँ पर मज़ीद जो फॉलिकल्स हैं फिर उनको रोकने की भी ज़रूरत है। इट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स द यूट्रस। जी बिल्कुल सही बात है, ये यूट्रस की लाइनिंग को, उसकी फर्दर थिकनिंग को कॉज करेगा। वहाँ पर वास्कुलराइजेशन का मतलब है कि ब्लड कैपिलरीज़ की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको तैयार करेगा प्रेगनेंसी के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और जब अगर एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल है तो उसमें फ़र्दर एग की रिलीज़ को रोकेगा। एग की रिलीज़ को ओव्यूलेशन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट सप्रेसेस ओव्यूलेशन। दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। इसलिए जब फीमेल्स नहीं चाहती कि वो अभी रिप्रोड्यूस फर्दर करें तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए, उसमें इस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाती हैं टेस्टिस। तो आपको पता है कि ये मेल में मौजूद हैं, 2 हैं। इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्मेटोजोआ पहले बनता है, उसके बाद स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। इस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अलावा टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं। एक टेस्टोस्टेरॉन है और दूसरे का नाम है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन की ही दूसरी फॉर्म है, जिसमें आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो है वो किस कार्बन एटम पर कितने नंबर पर लगे हुए हैं। तो आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट द सेक्स ऑर्गन्स इन द फीटस प्रोड्यूस देम एंड देयर लेवल राइजेस फेयरली कंसिस्टेंटली अंटिल प्यूबर्टी। जब एक बच्चा अपनी मदर की बॉडी के अंदर परवरिश पा रहा होता है तो 4 महीने के बाद जो है वो उसकी सेक्स बनती है। अगर वो XY है तो वो बेबी बॉय होगा, और अगर XX है तो वो बेबी गर्ल होगी। तो बेबी गर्ल होगी तो ज़ाहिरी बात है उसके जिस्म में ओवरीज बनेंगी, उसके जिस्म में फॉलिकल्स बनेंगे जो कि फ्यूचर में उसको रिप्रोड्यूस करने के काबिल बनाएंगे जब वो बलोगत में आ जाएगी। और अगर बेबी बॉय होगा तो ज़ाहिरी बात है उसमें मेल वाला फिनोमिना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर प्यूबर्टी यानी बलोगत के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सिक्रीट होते रहते हैं। फिर टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। फीटस के अंदर इट इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को एनहेंस करेगा। और बलोगत के बाद मेल के अंदर, क्योंकि ये मेल में सिक्रीट हो रहा है, मेल में टेस्टिस हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पैदा करेगा। जो कैस्ट्रेटेड मेल्स हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स नहीं रखते। ये वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर तो मेल नज़र आते हैं, लेकिन इनमें जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं आप वो नहीं देखोगे, और इनकी बॉडी जो है वो इमेच्योर फीमेल के जैसे ज़्यादा फील होती है। मिसाल के तौर पर दाढ़ी वगैरह नहीं होती, आवाज़ जो है वो बारीक सी होती है, और फीमेल लुक लाइक होते हैं, मेल लुक लाइक नहीं होते। तो फीडबैक मैकेनिज़्म अब आ जाता है। ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा इसका हिंट दिया था, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको इन डिटेल अब एक्सप्लेन करूँगी।